हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं डियर। पीडियाट्रिक का पार्ट फर्स्ट भी हम अपलोड कर चुके हैं लास्ट क्लास में। सेकंड पार्ट है ये आपकी जो पीडिया से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ओबीसी एमएसएन ये सबसे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नॉट सेट 5 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अलग अलग स्टेट में जो भी वैकेंसियां आ रही हैं परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसियां उनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं डियर, जो एम्स नॉर्सेट जो 4 की एग्जाम होने वाली थी, नॉर्सेट 4 जो एग्जाम हुई थी इसी बार, उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें अपलोड किए गए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर ढूंढ रहे हैं किसी भी स्टेट की तो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आप पूरे उसमें बना हुआ है प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार देख सकते हैं। यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए डियर, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, वहां एसएमएस आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी डियर, यदि आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लग रही है या फिर अच्छी लगती है तो लाइक करें डियर एंड शेयर करें और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है डियर, देखेंगे आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडिनोडेक्टोमी। देखिएगा, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडिनोइडेक्टोमी which of the following findings should alert the nurse to suspect early hemorrhage in a 5 years old child। यानी देखा गया है कि टॉन्सिलेक्टोमी और एंडो एडिनोइडेक्टोमी के बाद निम्नलिखित में से कौन सा फाइंडिंग यानी कि निष्कर्ष आपको सचेत करना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि नर्स को 5 साल के बच्चे में जल्दी रक्तस्राव का संदेह। नर्स टू सस्पेक्ट क्या करे, सस्पेक्ट करे, संदेह करे अर्ली हेमरेज इन या 5 years old चाइल्ड। नर्स को 5 साल के बच्चे में जल्दी रक्तस्राव का संदेह। ड्रोलिंग ऑफ देखिएगा, ब्राइट रेट सिक्रेशन या फिर पल्स रेट ऑफ 95 ब्रेथ पर मिनट या फिर वोमिटिंग ऑफ 25 ml ऑफ डार्क ब्राउन एमेसिस या फिर ब्लड प्रेशर ऑफ 95/56 मैम ऑफ Hg। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होंगी? इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन फर्स्ट आएगा इसमें, यानी कि ड्रूलिंग ऑफ ब्राइट रेड सिक्रेशन। क्या हो रहा है आपका? ड्रूलिंग मतलब टपक रहा है एक साइड से, ये ठीक है ना। ब्राइट रेड सिक्रेशन जो आएंगे, चमकदार लाल स्राव का टपकना ही आपका क्या है? अर्ली हैमरेज का ये आपका सस्पेक्ट किया जा सकता है, संदेह हो सकते हैं। ये हमारा टॉन्सिलेक्टोमी और एडिनो एक्डिक्टोमी के बाद तुरंत जस्ट बाद में आपका ड्रूलिंग ब्राइट रेड ब्लड इज कंसीडर एन अर्ली साइन ऑफ आपकी हैमरेज। बिकॉज इसमें ये होता है कि डिस्कम्फर्ट एंड आपका जो थ्रोट हो रहा है या चिल्ड्रेन टेंड टू अवॉइड swallowing। ओके, यहाँ पे पल्स रेट ऑफ 95 ब्रेथ पर मिनट जो दिया डियर, ये हमारा क्या है कि पल्स रेट ऑफ ये विद इन या नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट हमारा वोमिटिंग ऑफ 25 ml ऑफ डार्क ब्राउन एमेसिस। या एमेसिस का जो बात किया है, ये डार्क ब्राउन जो एमेसिस होती है ये प्रेजेंट होता है कब? पोस्ट ऑपरेटिव एमेसिस, ठीक है ना, ये देखने को मिलता है। A small amount of blood that is क्या होता है? Partially digested and therefore dark brown आपका is often present in post operative एमेसिस। नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर ऑफ 95/56 mm ऑफ Hg। ये जो दिया है कि ब्लड प्रेशर जो हो रहा है आपका बच्चे का चाइल्ड ब्लड प्रेशर, ये भी आपका नॉर्मल है। लेकिन इसमें पूछा गया था कौन सी सस्पेक्ट किया जाएगा अर्ली हेमरेज इन 5 years ऑफ चाइल्ड का, तो इसमें राइट आंसर जो हुआ डियर ऑप्शन फर्स्ट आया, ड्रूलिंग ऑफ ब्राइट रेड सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है, अ नर्स इज teaching the parents of a preschooler about the possibility of post-operative hemorrhage. Okay, after a tonsillectomy and adenoidectomy,
The nurse should explain that the risk is greatest at which of the following times. एक नर्स क्या कर रही है, एक प्री स्कूलर बच्चे की बात किया जाए, प्री स्कूलर के माता पिता को पढ़ा रही है। नर्स इज टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर बच्चे। तो पोस्ट ऑपरेटिव रक्तस्राव की संभावना के बारे में टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडिनोएक्टेक्टोमी के बाद नर्स को क्या समझना समझाना चाहिए कि जो रिस्क होगा, ग्रेटेड रिस्क एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स, यानी कि जोखिम का सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा समय हो सकता है। तो 1 to 3 days आफ्टर सर्जरी, या 7 to 4 days आफ्टर सर्जरी, या 7 to 10 days आफ्टर सर्जरी, या फिर 11 to 14 days आफ्टर सर्जरी। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर जो होंगी आपका, रिस्क पूछा गया है ऑफ हेमरेज फ्रॉम या टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडिनोएक्टेक्टोमी के बाद। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन थर्ड आएगा, 7 to 10 days आफ्टर सर्जरी। ये जो आपका ग्रेटेस्ट वेन द टिश्यूज बिंग्स slowing and escapes for of this typically happen, देखा गया है कि 7 to 10 days after a tonsillectomy, 7 से 10 दिन के बाद, सर्जरी के बाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है डियर, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन adolescent female is prescribed amoxicillin for an ear infections। ओके, यहाँ पे समझिएगा कि एक क्या है, किशोरी महिला या किशोर महिला को एमोक्सिसिलिन के बारे में क्या किया जा रहा है, प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। तो द नर्स शुड टीच द अडोलसेंस, क्या करेगी नर्स, क्या करे, टीच कर रही है, बता रही है अडोलसेंस को अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विथ हर आपका कंकरेंट यूज ऑफ, यानी कि देखा जाए कि ईयर इन्फेक्शन जो हुआ है, कान में इन्फेक्शन, जो नर्स को सिखाना चाहिए कि किशोर उसके साथ जुड़े जोखिमों के बारे में का समवर्ती उपाय, कौन सा एसोसिएटेड रिस्क एसोसिएटेड विथ हर कंकरेंट यूज। तो एंटासिड या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या मल्टीपल विटामिन या प्रोटीन शेक्स। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या रहा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यहाँ पे जो दिया गया डियर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात क्वेश्चंस में, यहाँ पे जब भी देखा जाए व्हेन या पर्सन इज टेकिंग अमोक्सिसिलिन as well an oral contraceptive, it क्या होगा, renders and contraceptive less effective, then because देखा जाए pregnancy can occur in such a situations, the nurse should advise the client use additional means of birth control during the time is taking the antibiotic. There are no risk associated with the concurrent use of amoxicillin, इसलिए इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हुआ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आफ्टर या टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ टोडलर, टोडलर के बारे में अबाउट कॉमनली एस्पायरेड फूड्स, which of the following foods if identified by the parents as easily aspired would indicate the need for additional teaching। एक बच्चे के माता पिता को पढ़ाने के बाद आमतौर पर एस्पिरेट करना, एस्पायरेट खाद्य पदार्थ यानी कि फूड्स को एस्पायरेट कर जा रहा, निम्नलिखित में से कौन सा फूड यहाँ पे फूड्स के बारे में यदि माता पिता द्वारा आसानी से एस्पायरेट के रूप में पहचाना जाता है तो क्या अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता का संकेत दिया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे पॉपकॉर्न दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में, रू वेजिटेबल्स है एंड रॉन कैंडी है एंड क्रैकर्स है। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, एडिशनल टीचिंग की बात किया है कि इंडिकेट द नीड फॉर एडिशनल टीचिंग, वो भी आपका टोडलर बच्चे हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन 4 आएगा, क्रैकर्स। जो क्रैकर यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शंस में डियर, इसमें आपका
क्रैकर्स यानी इसका क्या है, पटाखे जो होते हैं, इसमें क्रैकर्स बिकॉज दे क्रम्बल एंड इजली डिजॉल्व आर नॉट कॉमनली एस्पायरेटेड because children commonly eat popcorn hulls and pieces that have not popped. Popcorn can be easily aspirated. Popcorn जो दिया है ये easily क्या होगा, aspirate कर सकता है. Toddler जो होता है frequently do not chew their food well. Okay. नेक्स्ट हमारा क्या है कि मेकिंग न्यू वेजिटेबल और कॉमनली एस्पायरेटेड फूड. न्यू वेजिटेबल रहेगा तो क्या एक्सपायर्ड फूड रहेगा. एंड रॉट कैंडी इज ऑफ्टन डिफिकल्ट टू च्यू एंड कम्स इन लार्ज पीसेस मेकिंग इट इजली एक्सपायर्ड. ये चीजें सभी के बारे में दिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो हुआ इसमें ऑप्शन 4 आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि टोडलर हु हैज बीन ट्रीटेड फॉर या फॉरेन बॉडी. यहाँ पे किसके बात किया गया, फॉरेन बॉडी. एस्पायरेशन बिंग्स टू यहाँ पे पस एंड क्राई when the parents attempt to leave the hospital for an hour. The parents will be returning to take the toddler home. So as the nurse tries to take the child out of the cry, the child pushes the nurse away. The nurse interprets this behavior as indicating separation anxiety involving which of the following. एक बच्चा जिसे एक विदेशी शहर की आकांक्षा के लिए इलाज किया गया है. ओके. जब माता पिता एक घंटे के लिए अस्पताल छोड़ने का प्रयास करते हैं तो उपद्रव और रोना शुरू हो जाता है और माता पिता बच्चे के घर ले जाने के लिए लौट आएंगे. जैसे ही नर्स बच्चे को पालन से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो बच्चा नर्स को दूर धकेल देता है. क्या कर रहा है कि नर्स ट्राइज टू टेक द चाइल्ड आउट ऑफ द क्राइम. तो क्या कर रहा है बच्चा, चाइल्ड पुशेस द नर्स अवे, दूर कर दे रहा है. तो नर्स इस व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे जुड़े अगलाव की चिंता को इंगित करने के रूप में करती है. यानी कि नर्स इंटरप्रेट दिस बिहेवियर एज इंडिकेटिंग सेपरेशन एंजाइटी. इन्वॉल्व किसमें करेगी कि कौन सा होगा, तो प्रोटेस्ट होगा, डिस्पेयर होगा, डिग्रेशन होगा, डिटैचमेंट होगा. 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा. इसमें राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आएगा. कौन सा आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा, प्रोटेस्ट. फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. अंग चिल्ड्रन जो होते हैं स्पेसिफिक रिएक्शंस किया जाता है जैसे सेपरेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन में इन द प्रोटेस्ट स्टेज में. टोडलर फिजिकली एंड वर्बली अटैक्स करेगा एनीवन पे. And who attempts to provide care here the child is pushing and crying and visibly pushes the nurse away. नेक्स्ट हमारा डिस्पेयर स्टेज की बात किया जा रहा है. तो डिस्पेयर स्टेज जो हमारा है, द टोडलर बिकम्स विथड्रॉन एंड ऑब्वियसली डिप्रेस्ड. एग्जाम्पल में देखा जाए कि नॉट एंगेजिंग इन प्ले एक्टिविटीज एंड स्लीपिंग मोर देन यूजुअल. एंड रिग्रेशन की बात किया जाए डियर, द रिग्रेशन इज टू रिटर्न टू योर डेवलपमेंटली अर्लियर फेज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेस और क्राइसिस. जैसे एग्जाम्पल में टोडलर. Then उसके बाद who could feed himself before his event is not doing so in the denial or detachment occur if the toddler stay in hospital without the parents. इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, प्रोटेस्ट. नेक्स्ट हमारा बात करेंगे आफ्टर टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ 18 month of 18 months old who was treated for a foreign body obstructions. About the 3 cardinal signs indicative of choking, the nurse determines that the teaching has been successful when the parents state that a child is choking when he or she cannot speak, turns blue and does which of the following. एक 18 मंथ है कि क्या बच्चे के माता पिता को पढ़ाने के बाद जिसे एक फॉरेन बॉडी की बात किया जा रहा है, जिसे एक हमारा फॉरेन बॉडी की रुकावट के लिए इलाज किया गया था ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए. गूड के संकेत देने वाले 3 कार्डिनल संकेतों के बारे में नर्स यह निर्धारित करती हैं कि शिक्षण सफल रहा जब माता पिता कहते हैं कि एक बच्चा घूट रहा है जब वह बोल नहीं सकता.
क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड इज टॉकिंग व्हेन ही और सी कैन नॉट स्पीक। ये बच्चा ब्लू हो जा रहा है, ब्लू पड़ जा रहा है, और निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? निम्नलिखित में से डज विच ऑफ द फॉलोइंग? वोमिट्स या गैस या कोलैप्सिस। चार ऑप्शन दिया गया है आपके पास, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? कोलैप्स। क्या हो रहा है? ऑप्शन 4 कोलैप्स। इसमें थ्री कार्डिनल साइंस जो होते हैं आपका इंडिकेट करता है चाइल्ड इज ट्रली चॉकिंग ऑफ रिक्वायर्स इमीडिएट लाइफ सेविंग इंटरवेंशन इंक्लूड इनएबिलिटी टू स्पीक, ब्लू क्लर जो साइनोसिस एंड कोलैप्स। वोमिटिंग डज नॉट अकर while child unable to breathe once object to dislocate, however vomiting may occur. Gasping जो sudden intake of air indicate that the child is still able to inhale when a child is talking. Air is not being exchanged, so आपका गैंगिंग विल नॉट अकर। इसलिए इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्या है डियर? आपका देखेंगे। 11-year-old इज एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन अस्थमा। अस्थमा के बारे में बता रहा है। एट्रेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इमीडिएट इंटरवेंशन इज नीडेड। 11 वर्ष के बच्चों को अस्थमा के दौरे का इलाज के लिए भी भर्ती कराया गया है। निम्नलिखित में से क्या ये इंडिकेट करेगा कि तत्काल में जो भी आपका इमीडिएट इंटरवेंशन की आवश्यकता है? थीन कॉपियस म्यूकस सिक्रेशंस या प्रोडक्टिव कफ या इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस या रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रेथ पर मिनट। यहाँ पे अस्थमा की बात किया डियर, 11 साल का बच्चा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अस्थमा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा डियर, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस। इंडिकेट करेगा जब इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी फट विच इज साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। किसकी साइन है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक सिक्रेशंस आर थिक एंड कफ इज टाइट एंड रेस्पिरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है डियर। एंड सिक्रेशन आर कॉपियस बट थिन, द क्लाइंट कैन आपका एक्सपेक्टोरेंट दे विच इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट में जो थिन होता है कि इसलिए इसको क्या इजिली क्या किया जा सकता है? एक्सपेक्टोरेट किया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस। थर्ड पॉइंट में क्या? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस है आपका। इसके मतलब सेकेंड पॉइंट में पहले देखते हैं प्रोडक्टिव का। इसके मतलब क्या रहा? प्रोडक्टिव मीन्स कि ब्रोंकोस्पाज्म या फिर इन्फ्लामेशन जो होता है बीन रिजॉल्व, एक्सटेंड एट द म्यूकस जो होता कैन बी एक्सपेक्टोरेटेड। लास्ट में हमारा क्या बचा? रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 20 ब्रेथ पर मिनट, यानी इसमें जो है आपका कि ये कंसीडर किया जाता है नॉर्मल इंटरवेंशन से। नॉर्मल होता है, इसमें नो इंटरवेंशन। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए हुआ कौन सा? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है 12-year-old client with asthma is receiving IV hydrocortisone, ampicillin and theophylline. The client vomits after breakfast and lunch, is very irritable and has a heart rate of 120 beats per minute, the nurse showed. अस्थमा के साथ एक 12 वर्षीय जो आपका क्लाइंट है आईवी हाइड्रोकॉर्टिजोन एंड एम्पिसिलिन और थियोफाइलिन प्राप्त कर रहा है। इसको साथ में अस्थमा भी है और क्या क्या चल रहा है? हाइड्रोकॉर्टिजोन, एम्पिसिलिन एंड थियोफाइलिन। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट जो है, क्लाइंट नाश्ते और दोपहर के भोजन के बाद उल्टी करता है। द क्लाइंट वॉमिट्स आफ्टर का ब्रेकफास्ट और लंच के बाद वॉमिटिंग हो जाती है और उसको बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, वेरी इरिटेबल होता है और उसकी जो 120 बीट पर मिनट क्या है? आपका हार्ट रेट है। तो क्या होना चाहिए?
ऑफर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ क्लियर लिक्विड्स में करेंगी नर्स, या इन्फॉर्म करेगी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड दैट द चाइल्ड इज हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन टू द एम्पिसिलिन, या फिर होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ थियोफाइलिन एंड इन्फॉर्म द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड ऑफ द वोमिटिंग, या फिर आपका एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू डिक्रीज द हार्ट रेट। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन थर्ड आएगा, यानी कि होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ थियोफाइलिन एंड इन्फॉर्म किया जाएगा द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ द वोमिटिंग। थियोफाइलिन की अगली खुराक जो भी है उसको होल्ड कर दी जाएगी और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को सूचित भी करेंगी, ये इन्फॉर्म कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन थर्ड हुआ इसमें। जो थेरेपेटिक लेवल ऑफ थियोफाइलिन जो आपका दिया गया है डियर, ये कैन कॉजेस क्या होता है इसमें? वोमिटिंग होगा, इरिटेबल होगा, हेडेक भी होगा एंड टेकिकार्डिया भी रहेगा। ओरल रिहाइड्रेशन की बात किया जाए, जैसे ओरल आपका दिया गया क्लियर लिक्विड्स की बात, तो इसमें मे बी हेल्पफुल करता है वोमिटिंग हैड क्रिएटेड इनफ ऑफ आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, elevated the heart rate, but this is unlikely since the client has been IV allergic reaction जो होगा एम्पिसिलिन। यूजुअली कौन कौन सा होता है एम्पिसिलिन से? रैसेस होगा, अर्टिकेरिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा एंड हाइपोटेंशन होगा, और नॉट इसमें टैकीकार्डिया। एम्पिसिलिन से टैकीकार्डिया इसमें नहीं होगा एंड वोमिटिंग अल्दो द चाइल्ड हार्ट रेट कुड इंडिकेट हाइपोक्सिया। हार्ट रेट में क्या हो रहा है? इंडिकेट कर सकता है इसमें क्या? हाइपोक्सिया यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। नॉन ऑफ द अदर साइन इंडिकेट या नीड फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें इसलिए राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन थर्ड आया राइट आंसर। ये जो फोर्थ में दिया है कि हमारा ऑक्सीजन टू डिक्रीज द हार्ट रेट, तो इसमें हाइपोक्सिया की वजह से इसमें लैक ऑफ द ऑक्सीजन होती है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन जो हुआ इसके अनुसार थर्ड हुआ। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, a 12-year-old with asthma wants to exercise, which of the following activities suit the nurse suggest to improve her breathing? अस्थमा से पीड़ित 12 साल का बच्चा जो है क्या करना चाह रहा है? आपका एक्सरसाइज करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी के बारे में नर्स को समझाना चाहिए कि उसे सांस लेने में भी सुधार करने का सुझाव हो सकता है, कि जो भी ब्रीदिंग रहेगा इम्प्रूव हो सकता है उसकी ब्रीदिंग? तो आपका सोशल एंड स्विमिंग एंड ट्राइक एंड आपका गैमिनेस्टिक्स। 4 ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिएगा इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि स्विमिंग। कौन सा आया? स्विमिंग। सेकेंड इज करेक्ट आंसर, तैरना। ठीक है, यहाँ पे जो स्विमिंग जो होता है अप्रोप्रिएट फॉर दिस साइड बिकॉज रिक्वायर्स कंट्रोल करता है ब्रीदिंग, असिस्ट इन मेंटेनिंग कार्डियक हेल्थ, इनहेंस स्केलेटल मसल्स स्ट्रेंथ एंड प्रमोट्स करेगा वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। स्टॉप एंड स्टार्ट एक्टिविटीज सच एज आपका सोशल। जो फर्स्ट पॉइंट में जो दिया गया है, ये क्या करना है? बिल्कुल ही स्टॉप, और इसको क्या करना? शॉकर जो आपका दिया गया है, इसको क्या करते हैं हम लोग? स्टॉप। गैमेनेस्टिक्स जो 4 पॉइंट में है, कॉमनली ट्रिगर सिम्टम्स होता है इन अस्थमैटिक क्लाइंट्स में। कॉमनली ट्रिगर सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जैसे आपका सोकर, ट्राइक और गेमेनेस्टिक। इसलिए इसमें कौन सा सजेस्ट करेंगे डियर? हम स्विमिंग के बारे में सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, when preparing the teaching plan for the mother of a child with asthma, which of the following should the nurse include as sign to alert the mother that her child is having an asthma attack? शिक्षण योजना तैयार करते समय अस्थमा से पीड़ित बच्चे की मां निम्नलिखित में से कौन सा क्या नर्स को सतर्क करने के लिए संकेत के रूप में शामिल करना चाहिए कि मां को ही उसके बच्चे को अस्थमा है, कि माँ को कि उसके बच्चे को क्या है? अस्थमा है। अस्थमा से क्या हो रहा है? उसको अटैक कर रहा है, उसका हमला कर रहा है बच्चे को। द सिक्रेशन ऑफ थिन कॉपियस म्यूकस, या फिर आपका टाइट प्रोडक्टिव कफ, या फिर आपका थर्ड पॉइंट है विजिंग ऑन एक्सपायरेशन,
या आपका टेम्परेचर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37.4 डिग्री सेल्सियस। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन थर्ड आएगा, विजिंग ऑन एक्सपायरेशन। ये जो चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग करती है अस्थमा का जो उसको अनुभव होता है, टिपिकली देखा गया है कि डेमोन्स्ट्रेट जब किया जाता है तो विजिंग ऑन एक्सपायरेशन सबसे फर्स्ट में, यानी कि इनिशियली ये रिजल्ट जाता फ्रॉम एयर मूविंग थ्रू नैरो एयरवे सेकेंडरी टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस। चाइल्ड जो एक्सपायरेटरी फेज इज नॉर्मली लॉन्गर देन इन इंस्पायरेटरी फेज, और एक्सपायरेशन जो होता है इज पैसिव एज अ डायफ्राम रिलैक्स करता है। ड्यूरिंग एन अस्थमा देखा जाए अटैक में सिक्रेशन आर थिक एंड आर नॉट यूजुअली एक्सपेल अंटिल एंड ब्रोंकियल्स आर मोर रिलैक्स। At the beginning of your asthma attack, the cough will be tight, but not क्या होगा productive, क्योंकि सेकेंड में टाइट और प्रोडक्टिव कफ दिया गया। फीवर इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन अनलेस देयर इज इन्फेक्शन दैट मे हैव या ट्रिगर द अटैक। फीवर भी नहीं रहेगा, टेम्परेचर भी। तो ये सारे जो पॉइंट है सब नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो होगा आपका क्या होगा, विजिंग ऑन एक्सपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया डियर, एन एडोलसेंस कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड गोज टू द स्कूल नर्स। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एडोलसेंस कंप्लेन कर रही है चेस्ट पेन एंड गोज टू द स्कूल नर्स, और ये क्या करती है, स्कूल नर्स के पास, इस नर्स के पास जा रही है। द नर्स डिटरमाइंस करेंगी टीनेजर्स हिज हिस्ट्री ऑफ अस्थमा बट हैज हैड नो प्रॉब्लम फॉर ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू नेक्स्ट। यानी कि किशोर को अस्थमा का इतिहास है लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं है, सालों से समस्याएं चलती आ रही, निम्नलिखित में से किसे करना चाहिए कि नर्स आगे क्या कर सकती है? तो कॉल द एडोलसेंस पेरेंट्स, या हैव द एडोलसेंस लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स, या फिर ऑब्टेन या पीक फ्लो रीडिंग, या गिव टू puffs of short acting bronchodilators। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा, ऑब्टेन या पीक फ्लो। जैसे ही कंप्लेन करती चेस्ट पेन का चिल्ड्रेन हो एडोलसेंस, तो रेयरली क्या कार्डिक प्रॉब्लम होता है विथ या हिस्ट्री ऑफ क्या, अस्थमा। मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ द चेस्ट पेन इज रिलेटेड टू अस्थमा। चेस्ट पेन हो रहा है तो किससे रिलेटेड, अस्थमा से। देयरफॉर द नर्स शुड चेक द एडोलसेंस पीक फ्लो रीडिंग टू इवैल्यूएट। क्या करेंगी, सबसे पहले पीक फ्लो रीडिंग एंड इवैल्यूएट करेंगी। देन स्टेटस ऑफ द एयर फ्लो का स्टेटस देखेंगी। देन कॉलिंग द एडोलसेंस पेरेंट वुड बी एप्रोप्रिएट, बट दिस वुड बी डन आफ्टर द नर्स ऑब्टेन द पीक फ्लो रीडिंग एंड एडिशनल असेसमेंट डाटा के बाद। उसके बाद है नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट में हमारा हैव एडोलसेंस लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स। तो इसमें क्या है कि हैविंग द एडोलसेंस लाई डाउन मे बी एन ऑप्शन, बट मोर डाटा नीड टू बी कलेक्टेड टू हेल्प एस्टैब्लिश या पॉसिबल कॉजेस। बिकॉज देखा गया एडोलसेंस हैज नॉट एक्सपीरियंस एनी अस्थमा प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन इसमें वुड बी इनएप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू एडमिनिस्टर या शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स एट द दिस टाइम। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स को हम दे सकते। तो इसमें जो राइट आंसर हुआ ऑब्टेन पीक फ्लो रीडिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या 7 years ओल्ड चाइल्ड विथ अस्थमा हिस्ट्री ऑफ अस्थमा control without medication is referred to the school nurse by the teachers because of persistent coughing, which of the following should the nurse do first। देखिए डियर, समझ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो नॉर्सेट में भी पूछा जाता है। इसमें 7 years का बच्चा बता रहा है कि हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, यानी कि उसको पहले से ही क्या है, उसकी अस्थमा की हिस्ट्री है। दवाओं के बिना नियंत्रित को संदर्भित किया जाता है, लेकिन लगातार काम करने के कारण शिक्षक द्वारा स्कूल नर्स, खांसना नर्स को निम्नलिखित में से क्या पहले करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नर्स डू फर्स्ट, पहले क्या करेंगी। तो ऑब्टेन द चाइल्ड्स हार्ट रेट या गिव द चाइल्ड न्यूमोलाइजर ट्रीटमेंट, फर्स्ट की बात किया डियर, प्रायोरिटी। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कॉल या पेरेंट टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, या हैव या पेरेंट कम एंड पिक अप द चाइल्ड। सबसे पहले करेंगे वो कि ऑप्शन थर्ड होगा कि कॉल या पेरेंट टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें कौन सा कफ बता रहा डियर, आपका परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट कफिंग हो रहा।
ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, क्योंकि परसिस्टेंट कफिंग में इंडिकेट कर सकता अस्थमा अटैक 7 years old चाइल्ड को वुड बी एबल टू प्रोवाइड ओनली मिनिमल हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. Minimal history of information would be important to obtain information from the parent. इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन थर्ड आया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया an 8 years old child with asthma status I want to play some sports like me my friends, what can I do? The nurse respond to the child based on the understanding of which of the following. अस्थमा से पीड़ित 8 साल का बच्चा कहता है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों की तरह कुछ खेल खेलना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? नर्स बच्चे को किस आधार पर जवाब देती है? निम्नलिखित में से किसकी समझ है कि फिजिकल एक्टिविटीज आर इनएप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन विथ अस्थमा? चिल्ड्रन विथ अस्थमा मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टीम स्पोर्ट्स, या फिर वैगोरस फिजिकल एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली प्रेसिपिटेट्स एन अस्थमेटिक एपिसोड. एंड आपका लास्ट में है मोस्ट चिल्ड्रन विथ अस्थमा कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इफ द अस्थमा इज कंट्रोल. 4 ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 होगा कि मोस्टली चिल्ड्रेन विथ अस्थमा कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इफ द अस्थमा इज कंट्रोल. इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रेन जो होते हैं फिजिकली और साइको मोस्ट चिल्ड्रेन विथ अस्थमा एंगेज किया जा सकता है किसमें? स्कूल में. स्पोर्ट एक्टिविटीज जो होता है ग्रेड टू द चाइल्ड कंडीशन विद इन द लिमिट्स क्या होगा इसमें? इम्पोज्ड बाय द डिजीज. ओके. एंड आपका नेक्स्ट में हमारा है कि कोच एंड अदर टीम मेंबर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द चाइल्ड कंडीशन एंड नो टू डू केस इन अटैक occurs. Those children who have exercise included asthma usually use as short acting bronchodilators before exercising. क्या होगा? एक्सरसाइज जब इंक्लूड करेंगे अस्थमा वाले पेशेंट तो यूजुअली यूज या शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स. कब? एक्सरसाइज से बिफोर, यानी कि एक्सरसाइज से पहले पहले. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नर्स इज प्लानिंग ए डाइट फॉर ए क्लाइंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द मील प्लान. एक नर्स आपका क्लाइंट्स के लिए आहार की योजना बना रही है, वो भी क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है. निम्नलिखित में से कौन सा फूड देना चाहिए कि भोजन योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? नॉट बी इंक्लूडेड इन द मील प्लान. कौन सा नहीं होगा? तो रोस्टेड चिकन या फ्राइड स्कैलोप्स एंड मिल्क शेक एंड आपका एग ऑमलेट. 4 ऑप्शन दिया गया डियर. राइट आंसर इसमें राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सेकेंड आया. क्या हुआ आपका? ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर. यानी कि जो होता है फ्राइड क्या हुआ? क्या? एस्केलैप्स. ठीक है. ये जो होती है बिल्कुल हाई इन फैट, इसमें सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है डियर. इसके वजह से डिफिकल्टी होती है क्लाइंट्स को सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को डाइजेस्ट करने में. ये जो आल्सो नॉट कॉमनली प्रिफर बाय मोस्ट चिल्ड्रेन, मोस्टली चिल्ड्रेन को हम प्रिफर नहीं करते हैं. क्लाइंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉमनली लैक कैलोरीज एंड प्रोटीन बिकॉज देयर बॉडीज डू नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. इसमें क्या होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला में सब लैक किसकी किसकी कमी होती है? कैलोरी एंड प्रोटीन की. जिसमें क्या होता है? बिकॉज बॉडी डू नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर नॉट एब्जॉर्ब बिकॉज आपका टेनसियस मसल्स ब्लॉक की डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम एंटरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइट रिच देखा जाए इसमें कि डाइट रिच इन प्रोटीन होगा एंड कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल फॉर दीज क्लाइंट्स. रोस्टेड चिकन एंड एग की बात किया, ऑमलेट आर हाई इन प्रोटीन एंड हेल्प विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये अच्छा है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जा रहा है. मिल्क शेक की जो बात किया जा रहा है, मिल्क शेक इज हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. ठीक है दोनों. तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका फ्राइड, इसको अवॉइड किया जाएगा. ऑप्शन सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखा जाए अ क्लाइंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज रिसीविंग जेंटामाइसिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट?
सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला बच्चा प्राप्त कर रहा है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग क्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण होंगी? मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट, या फिर आपका ऑब्टेनिंग डेली वेट्स, या मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर इंडिकेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, या ऑब्टेनिंग अ स्टूल सैंपल फॉर हेमोकल्स टेस्टिंग। तो राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन फर्स्ट आएगा, मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट। दोनों को क्या करना होगा? मॉनिटर करना होगा। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना होगा। ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि एडमिनिस्टर एमिनोग्लाइकोसाइड, ठीक है ना। जेंटामाइसिन दिया जा रहा है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे इनटेक आउटपुट को। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एमिनो ग्लाइकोसाइड सच एज जैसे जेंटामाइसिन, बिकॉज क्या होता है इसमें डिक्रीज कर देता है इन आउटपुट अर्ली साइन ऑफ रीनल डैमेज। आउटपुट को क्या है? कम कर देता है और हमारा साइन क्या हो जाता है? रीनल डैमेज की साइन हो जाती है। डेली वेट मॉनिटरिंग करना होगा इज नॉट इंडिकेट व्हेन द क्लाइंट इज रिसीविंग एन एमिनो ग्लाइकोसाइड्स। कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लीडिंग आर नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर इसलिए इसमें क्या हुआ? आपका ऑप्शन फर्स्ट हुआ कि इनटेक आउटपुट को मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डियर व्हेन आर डेवलपिंग द प्लान फॉर केयर फॉर अ चाइल्ड with cystic fibrosis who is scheduled to receive postural drains, the nurse would anticipate performing postural drains at which of the following times? एक बच्चे की देखभाल की योजना विकसित करते समय सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ जो प्राप्त करने के लिए निर्धारित है पोस्टुरल जल, जो आपका क्या हो रहा है? ड्रेनेज, यानी कि बाहर निकालना, निकासी, नर्स को प्रदर्शन करने की उम्मीद करनी चाहिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोस्टुरल जल की निकासी हो? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स? आफ्टर मील्स, बिफोर मील्स, आफ्टर रेस्ट पीरियड, या बिफोर इनहेलेशन ट्रीटमेंट? चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि बिफोर मील्स। जो पोस्टुरल ड्रेन्स किया जा रहा है, ये जो मोबिलाइजिंग इन द थिक या फिर टेनासियस सिक्रेशंस होता है कॉमनली, इसलिए इसको आपको एसोसिएटेड विद CF is usually performed before meals to avoid the possibility of vomiting or regurgitating foods, ठीक है ना। इसलिए बिफोर मील हमको क्या करना है? ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डियर आपका, व्हेन टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ एन ओल्डर इन्फेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस about the type of diet the child should consume, which of the following would be appropriate? एक बड़े शिशु के माता पिता को पढ़ाते समय आहार के प्रकार के बारे में सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ बच्चे को निम्नलिखित में से किसका सेवन करना चाहिए? तो लो प्रोटीन डाइट, या हाई फैट डाइट, या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, या हाई कैलोरी डाइट? चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फोर आएगा, हाई कैलोरी डाइट। ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया डियर, एट या फॉलो अप appointment after being hospitalized an adolescent with a history of cystic fibrosis, describe his stool to the nurse. Which of the following descriptions would be the nurse interprets as indicative of continued problem with malabsorptions? एट या फॉलो अप अपॉइंटमेंट के बाद, यानी कि अपॉइंटमेंट के बाद देखा जाए अस्पताल में जो भर्ती सिस्टिक के हिस्ट्री के साथ क्या है, आपका अडोलसेंस की बात किया गया इसमें, अडोलसेंस विथ हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। निम्नलिखित विवरणों में से नर्स को होना चाहिए कि निरंतर समस्याओं के संकेत के रूप में व्याख्या क्या हो सकता है? माल ऑब्जर्वेशन, यानी कि कुपोषण से यहाँ पे दी गई है। सॉफ्ट विथ लिटिल ऑर्डर, या लार्ज एंड फॉल स्मेलिंग, या लूज विथ bits of food, bats of food, या hearts with a streaks of blood? चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि लार्ज एंड फॉल स्मेलिंग।
इसमें जो चिल्ड्रेन होते हैं सी ऑफ पुअर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स, स्पेशली देखा गया फैट्स रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट होगा लाइक बल्कि लार्ज एंड फॉल स्मेलिंग हो। स्टूल आल्सो कंटेन abnormal होता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैट विच इज कॉल्ड क्या कहलाता है ये अस्टियाटोरिया, जिसमें हमारा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैट रहेगा तो क्या कहलाएगा अस्टियाटोरिया। एंड adolescents experiencing good control of these would describe soft stools with little order. A stool describe and loose with bits of food indicate diarrhea हो सकता है। A stool describe as hard with a streak of blood में indicate करेगा। तो इसमें से चार ऑप्शन जो दिए गए थे जिसमें से राइट आंसर हमारा क्या हुआ ऑप्शन सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है डियर देखेंगे, व्हेन डेवलपिंग आर रिक्रिएशनल थेरेपी प्लान ऑफ केयर फॉर या 3-year-old child hospitalized with pneumonia and cystic fibrosis, which of the following choice would be appropriate? एक मनोरंजक चिकित्सा विकसित करते समय अस्पताल में भर्ती 3 साल के बच्चे की देखभाल की योजना निमोनिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस निम्नलिखित में से कौन सा खिलौने उपयुक्त होंगे? तो 100 पीसेस देखिएगा, जिक्सॉय पजल, चार्ल्स फेवरेट डॉल या फजी स्टफ एनिमल या सीजर्स पेपर एंड पेस्ट। चार ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी आएगा, सेकेंड इज करेक्ट, यानी कि चाइल्ड्स फेवरेट डॉल जो होता है डॉल वुड बी अ गुड चॉइस फॉर चॉइस। देन द डॉल प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनी फैमिलियर टू द चाइल्ड although या 3 years old चाइल्ड में इंजॉय करता है, जैसे कि फजल है 100 पीसेस, जेक्सॉय फजल इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एन इल 3 years old चाइल्ड के लिए। ऑप्शन जो फर्स्ट और आपका ऑप्शन थर्ड जो दिया है, फर्स्ट जो दिया है ये आपका इरिटेट करता है बच्चे को, 3 साल के छोटे बच्चे को। एंड व्यू ऑन चाइल्ड लंग पैथोलॉजी एंड फजी स्टफ एनिमल वुड नॉट बी एडवाइज बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल एज रिसीवर फॉर डस्ट एंड बैक्टीरिया पॉसिबली। ये सबसे क्या हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा सीजर्स और पेपर जो दिया गया ये भी क्या होगा डियर, नॉट एप्रोप्रिएट फॉर 3 years ओल्ड बच्चे के लिए, ये बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ डिस्क्राइब्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इंडिकेट दैट पेरेंट्स अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रॉब्लम ऑफ दिस डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा यदि निम्नलिखित द्वारा वर्णित है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे के माता पिता इंगित करते हैं कि माता पिता अंतर्निहित समस्या को समझते हैं बीमारी के बारे में। इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं डियर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डेली आपको ये क्वेश्चंस लास्ट में दी जा रही है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे डियर, तो प्लीज पूरी वीडियो को अंत तक बने रहिए और लास्ट में कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होगी। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा डियर, एंड कमेंट बॉक्स में क्या प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।